हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की जो न्यू टेक्स्ट बुक आई है कावेरी, उसकी पोएम नंबर 1 जिसका नाम है भारत आवर लैंड, उसके क्वेश्चन आंसर। इससे पहले इस पोएम की एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल पे जाके जो है इस पोएम की एक्सप्लेनेशन उसको सीख सकते हो, समझ सकते हो कि इस पोएम में पोएट हमें क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो आज हमारी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे और हमारी जो एक्सरसाइज है उसका नाम है चेक योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम। हमें क्या करना है, ये जो वर्ड्स हैं इनको चूज करना है और ये जो समरी ऑफ द पोएम है इसको कंप्लीट करना है। देखिए, इस एक्सरसाइज को करने से या इस क्वेश्चन को करने से आपको दो बेनिफिट्स हो रहे हैं। नंबर 1 तो आप इसको जो फिल इन द ब्लैंक्स तो है वो कर ही रहे हो। नंबर 2 क्या है, आपको पोएम की समरी भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, जिसको पोएम की समरी याद करनी हो या उसको लिखना हो तो यहाँ से हेल्प ले सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू इंडिया। पोएम जो है वो इंडिया के लिए एक ट्रिब्यूट है, सेलिब्रेटिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल ग्रेटनेस। ठीक है, फर्स्ट में हमारे आएगा हिस्टोरिकल ग्रेटनेस। द पोएट प्रेजेस द डैश डिस्क्राइबिंग इट एज माइटी एंड अनपैरेलल्ड। सो सबसे पहले पोएट किसको प्रेज करता है, हिमावंत, दैट इज हिमालय पर्वत को। द डैश इज डिपिक्टेड एज ए जनरस, किसको जनरस और ग्रेसफुल बता रहा है, गंगा रिवर को। तो यहाँ आएगा गंगा। while the dash are honored as sacred and unmatched, so this is about उपनिषद। ठीक है, जो हमारे उपनिषद हैं वो बहुत ही पवित्र हैं, अनमैच्ड हैं। द पोएम हाईलाइट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ डैश, कंट्रीब्यूशन ऑफ, एक तो आएगा वॉरियर्स, ठीक है, वॉरियर्स, और एक आएगा सेजेस। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉरियर्स एंड सेजेस who have enriched the land with their bravery and wisdom. It also acknowledge the presence of dash, क्या आएगा इसमें, जो प्रेजेंस ऑफ ब्रह्म नॉलेज। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ ब्रह्म नॉलेज एंड द टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्ध, सो बुद्ध, highlighting India's deep-rooted spiritual and philosophical traditions. The poet repeatedly asserts that India is peerless and everyone urging everyone to praise her। ठीक है, तो ये हमारी समरी भी कंप्लीट हो गई है और हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी इसको सॉल्व कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट द पोएम। हमें पोएम के कुछ फीचर्स बताने हैं। द इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स, यानी इस पोएम का जो मूड है वो कैसा है। सबसे पहले तो ये एक देशभक्ति वाली पोएम है। ठीक है, सो पैट्रियोटिक है। उसके बाद है प्राउड। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा इनहांस भी कर सकते हैं। दिस फिल्स द रीडर विद सेंस ऑफ प्राइड एंड लव फॉर कंट्री। ठीक है, सेंस ऑफ, एक तो हो गया सेंस ऑफ प्राइड, ये वर्ड्स ना बार बार इस पोएम के अंदर यूज होंगे, सेंस ऑफ प्राइड एंड लव फॉर आवर कंट्री। ठीक है, ये जो है रीडर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट डालती है, इट फिल्स द सेंस ऑफ, ठीक है, फिल्स देम विद द सेंस ऑफ प्राइड एंड लव फॉर देयर कंट्री एंड द मूड इज पैट्रियोटिक एंड प्राउड। उसके बाद द पोएट्स एटीट्यूड कैसा है, उसकी टोन कैसी है। सो दिस इज वंस अगेन एडमायरिंग एंड पैट्रियोटिक। ठीक है, देशभक्ति की बात भी हो रही है और एडमायरिंग का मतलब है कि हमारे देश को एडमायर कर रही है, प्रेज कर रही है। उसके बाद अगर हम बात करें द राइमिंग स्कीम, तो देखिए राइमिंग स्कीम जो है इस पोएम के अंदर कोई बहुत बढ़िया तो राइमिंग स्कीम नहीं है, लेकिन अगर हम जैसे फर्स्ट 4 लाइंस की बात करते हैं तो आवर्स, अर्थ, आवर्स, ग्रेस, तो इसके बेसिस पे तो हो गया ए बी ए सी। ठीक है, ऐसे ही आवर्स, दैम, आवर्स, हर, फिर से ए बी ए सी, क्योंकि अगर कोई 4 लाइन होती हैं, अगर 8 हो जाएंगी तो फिर ए बी ए सी ए डी ए ई ऐसे हो जाएगा। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये जो इज आवर्स रिपीट हो रहा है, इससे कोई मतलब बहुत बढ़िया राइम नहीं बन रही है। तो इसमें कोई जो है नो स्ट्रिक्ट राइम स्कीम जो है वो हैज बीन फॉलोड, मतलब कोई ज्यादा इसमें स्ट्रिक्ट जो है राइमिंग स्कीम नहीं है। ये जो पोएम है वो फ्री वर्स में लिखी गई है, लेकिन जैसे आपको सिखाया जाता है ए बी सी करके, तो आप अगर 4 लाइंस की फ्रेम करते हो तो ए बी ए सी ये बनेगी। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम को लेकर अभी भी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आई है, वैसे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, राइमिंग स्कीम कोई बहुत अच्छे से फॉलो नहीं की गई है। लेकिन अगर 4 लाइन की बात करें तो ए बी ए सी है। उसके बाद आता है एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अब कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि ये पर्सोनिफिकेशन है क्या। दिस इज अ पोएटिक डिवाइस। ठीक है, ये जो पर्सोनिफिकेशन है ये एक पोएटिक डिवाइस होता है, और कहाँ होता है, जहां पर नॉन लिविंग चीजों को
ह्यूमन एक्टिविटीज करते हुए दिखाया जाता है। ठीक है, नॉन लिविंग चीजें और ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे कि इसके अंदर अगर हम सेंटेंस की बात करें, थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर रहे हैं। सेंटेंस की अगर हम बात करें, ये जो हमारा सेंटेंस है, द माइटी हिमावंत। ठीक है, अब देखो पावरफुल कौन होता है? पावरफुल इंसान होता है। तो यहाँ पे पहाड़ को, हिमालय को पावरफुल बोल रहा है। द जेनरस गंगा, जेनरोसिटी क्या है? ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी है ना। तो ऐसे ही जैसे ये विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, कौन सी रिवर उसकी ग्रेस को, उसके शान को मैच करेगी, है ना। अब देखो मैच करने का काम या कॉम्पीट करने का काम ह्यूमन बींग्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर नेचुरल चीजों को, जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनको दिखाया गया है ऐसे करते हुए। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस है। ऐसे ही देखो ये है ना, शी इज पियरलेस, इंडिया की बात कर रहा है। अब इंडिया जो है, भारत जो है, वो एक देश है, कोई इंसान नहीं है, लेकिन उसको वो बोल रहा है कि वो अनमैच्ड है। ठीक है, पियरलेस है। तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द रेफरेन शी इज पेयरलेस लेट्स प्रेज हर। देखो रेफरेन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रिपीट करना। और मैंने ना ये एक बात, अगर आपने 8th क्लास में भी मेरी वीडियोस देखी होंगी, तो मैंने ये बात बहुत बार बताई है कि जहां पर भी किसी चीज को रिपीट किया जाता है तो उसका एक मतलब होता है किसी पॉइंट को एम्फसाइज करना, किसी पॉइंट के ऊपर प्रेशर देना। ठीक है, मतलब उस बात को ही वो बार बार क्यों रिपीट कर रहा है। पोएट या सॉन्ग की अगर हम बात करें, कोई भी सॉन्ग है, ठीक है, आप कोई भी सॉन्ग सोच लीजिए। ठीक है, जैसे अभी अभी जो एक ट्रेंड में चल रहा है ना, हमने लगाया दिल वहीं जहां दिल लगाना मना था। ठीक है, वहीं गए जहां जाना मना था, वही किया जो करना मना था। ठीक है, उसी गली में घर बनाया, मतलब उसी गली में रहने लगे जहां घर बनाना मना था। तो वो बार बार जो लाइन रिपीट कर रहा है, मना था मना था मना था, तो इसका मतलब है वो कुछ कुछ हमें बताना चाहता है। वो कहता है भी मैंने वही वही काम किए हैं जिन जिनको मनाही थी, जिनको नहीं करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो उस बात के ऊपर वो प्रेशर दे रहा है, हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैंने वही वही किया है जो नहीं करना था। तो दैट मीन्स कि सेम चीज रिपीट हो रही है बार बार। तो जब भी कोई चीज रिपीट होती है तो वो किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए की जाती है। तो यहां पर ये जो है, द इम्पैक्ट ऑफ द रेफरेंस शी इज पेयरलेस लेट्स प्रेज हर, इसको जो 2 बार जो है मतलब रिपीट किया गया है, ये क्यों कहता है? ये इसलिए रिपीट किया गया है, अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन मीन्स द पोएट एम्फसाइजेस। ठीक है, द पोएट वांट्स टू एम्फसाइजेस द डीप लव एंड एडमायरेशन फॉर भारत। ठीक है, इन 2 लाइंस में वो क्या शो करना चाहता है? वो एम्फसाइज करना चाहता है एडमायरेशन एंड डीप लव फॉर भारत। ठीक है, मतलब हमें ये दिखा रहा है कि भाई वो बहुत ज्यादा एडमायर करता है भारत को, प्रेज करता है, और साथ में उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके अलावा आप इसमें ये भी ऐड ऑन कर सकते हो कि टू क्रिएट अ सेंस ऑफ यूनिटी। ठीक है, यूनिटी एंड प्राइड। ठीक है, यूनिटी एंड प्राइड। यूनिटी मतलब वो हमें कह रहा है ना कि आओ मिलकर उसकी प्रेज करें, आओ उसकी प्रशंसा करें। दैट मीन्स कि वो हमें कहता है कि भाई सब हम एक होकर इंडिया को प्रेज करें, और दूसरा फिर उसमें प्राइड फील करें। ठीक है, हमें ऐसा ना लगे कि हमारा देश किसी से कम है। तो ये उसका जो पर्पज है बार बार इस लाइन को बोलने का। ठीक है, इस पॉइंट का ना एक स्टैंजा अभी और है, तो वो आपके बुक में इंक्लूड नहीं किया गया है, तो उसमें भी फिर यही लाइन दोबारा आती है, शी इज पियरलेस सो लेट्स प्रेज हर। तो वो मतलब वो ये कहना चाहता है कि भाई भारत जैसा कोई देश नहीं है। ठीक है, वो बार बार ये बात रिपीट कर रहा है क्योंकि वो हमें ये चीज समझाना चाहता है कि भाई तुम प्राउड फील करो इफ यू आर एन इंडियन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, इंडिया इज मेटाफोरिकली डिस्क्राइब्ड एज द सनी गोल्डन लैंड सजेस्टिंग दैट इट इज। इसका जो आंसर है वो हमें नेक्स्ट में मिल जाएगा, इट इज रिच एंड ग्लोरियस। ठीक है, मतलब मैं अभी आपको बताती हूँ नेक्स्ट में कैसे मिल जाएगा। जिसने नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, समझ लो उसको ये आंसर भी समझ आ गया। यहाँ पर कहता है कि इंडिया को एक मेटाफर यूज किया गया है, इंडिया को उसने सनी गोल्डन लैंड बोला है। सनी गोल्डन लैंड का मतलब क्या है कि भाई गोल्डन लैंड है, बहुत ज्यादा प्रीशियस है, रिच है। सनी मतलब बड़ी ही शानदार है, तो ग्लोरियस, सो दैट इट इज रिच एंड ग्लोरियस। ठीक है, वो कहता है कि भाई इससे क्या कहना चाहता है कि हमारी जो लैंड है वो कैसी है।
तो एक तो रिच है और दूसरी ग्लोरियस है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे द पोइट यूजेस सिंबलिज्म, मैच द सिंबल्स इन द कॉलम नंबर 1 टू कॉलम नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर इनको भी तो रेफर कर रहा है ना, तो हिमवंत, हिमालय, हिमालय को क्या दिखा रहा है, स्ट्रेंथ एंड परमानेंस, तो इसका आंसर हो गया नंबर 5। फिर गंगा को क्या दिखा रहा है, प्योरिटी एंड जेनरसिटी। उपनिषद को क्या दिखा रहा है, उपनिषद को दिखा रहा है स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल लेगेसी। गैलेंट वॉरियर्स एंड सेजेस, दिस इज करेज एंड विजडम। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रह्म नॉलेज एंड बुद्धास धम्मा, सो नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट। लास्ट आता है सनी गोल्डन लैंड, सो दिस इज रिचनेस एंड ग्लोरी। ठीक है, तो ये हमारे इसमें कॉलम जो है वो मैच हो गए हैं। ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे किए हैं, और आई एम नॉट अ कंप्यूटर, आई एम नॉट लाइक कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मेरे सारे आंसर सही होंगे। बाई चांस अगर एक आधा ऑप्शन इधर उधर होता भी है तो मैं जरूर आपको उसका डाउट क्लियर कर दूंगी, और अगर आपको लगे कि कुछ इसमें थोड़ा बहुत भी मैंने कुछ इधर उधर किया है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी इसके आंसर्स वगैरह तो कहीं हमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे इनको सॉल्व जरूर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम समझ ना पाए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आता है द पोएट यूजेस इमेजरी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट विविड मेंटल पिक्चर्स दैट अपील टू द सेंसेस। देखो सारे पोएटिक डिवाइसेस मुझे लगता है इसने पहली पोएम में ही डाल दिए, मेटाफर भी बता दिया, पर्सोनिफिकेशन भी बता दिया, है ना, टोन भी बोल दिया, मूड भी बोल दिया, राइमिंग स्कीम भी बोल दिया। उसके अलावा यहाँ आप देखोगे अभी इसने इमेजरी की भी बात कर दी और रिपीटेशन की भी बात कर दी। अब इमेजरी कहाँ होता है, इमेजरी बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी कोई लाइन पढ़ के आपके दिमाग में पिक्चर बन जाए। ठीक है, मान लो कोई भी आपके सामने एक लाइन बोल दी, कुछ भी वर्ड्स बोल दिए और आपके माइंड में एकदम से पिक्चर बन जाए। अगर मैं आपको कहूं कि एक बड़ा सुंदर रेड रेड कलर का एप्पल, है ना, लाल लाल सेब, एकदम से दिमाग में पिक्चर बनती है, अच्छा लाल सेब, हाँ कुछ ऐसा दिखता होगा। तो जब भी दिमाग में ऐसे पिक्चर बनती है तो ऐसी लैंग्वेज जो कि एक मेंटल पिक्चर क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है उसको हम कहते हैं इमेजरी। तो यहाँ पे हमें 2 एग्जांपल्स बताने हैं फ्रॉम द पोएम, जिससे हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन रही हो। तो पिक्चर देखो मेरे माइंड में जब बनी, स्टार्टिंग की 2 लाइनों में ही बन गई, द माइटी हिमवंत, हिमालय पर्वत, एकदम से दिमाग में आता है कि अच्छा हाँ हिमालय ऐसे ऐसे दिखता है, और जेनरस गंगा, गंगा से एक नदी की पिक्चर दिमाग में बन गई कि हाँ ऐसे ऐसे दिखती है। ठीक है, आप कोई और आपको लगता है तो आप वो भी कर सकते हो, सनी गोल्डन लैंड भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके गैलेंट वॉरियर्स भी हो सकता है। जहां आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती है वहां हम बोलते हैं कि इसको इमेजरी जो है इसमें यूज की गई है। लेकिन यहाँ हमें 2 एग्जांपल्स बताने हैं, तो गंगा एंड हिमालय, दीज 2 आर सफिशिएंट। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये बिल्कुल नया है, मुझे भी इस पे काफी मेहनत करनी पड़ी, बहुत ही मतलब एक नई चीज आप लोगों को समझ में आएगी। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द यूज ऑफ हाइफन्स इन द फर्स्ट स्टैंजा। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर आप अपनी पोएम को देखें, ये जो है यहाँ पर हाइफन्स हैं। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करके आपको बताती हूँ, ग्रीन कलर ले रही हूँ। देखो ये जो है ना, ये हाइफन्स यूज किए गए हैं यहाँ पर आवर्स के बाद। क्लियर, ये जो हाइफन्स यूज किए गए हैं, ऐसे हाइफन हम बोलते हैं ना, ऐसे में तो एक स्लैंड जो लाइन लगाते हैं छोटी सी, तो ये कहता है ये जो हाइफन यूज किए गए हैं, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग दिस हाइफन्स। ठीक है, इन हाइफन्स को यूज करने का क्या पर्पज है, सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट आर ट्रू। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखो, creates deliberate pauses to reinforce the sense of admiration and pride। एक तो है कि creates deliberate pauses to reinforce the sense of admiration, एक तो admire करने के लिए और pride करने के लिए, तो yes ये हो सकता है। दूसरा कहता है emphasizes the contrast between India's strengths and weaknesses, तो weakness तो कहीं बात नहीं की गई, second one is wrong। lends to the lyrical quality giving it a measured chant like rhythm, मतलब एक chanting type, एक जैसे कुछ गाने के लिए, है ना, chant like rhythm, तो yes this can be also added। next one is suggest hesitation and uncertainty and the poet's claims about India। no, कोई hesitation नहीं है, बड़े proud के साथ वो बोल रहा है कि भाई हिमालय हमारा है, उसके जैसा और कोई नहीं है, गंगा हमारी है, गंगा जैसा कोई नहीं है ना, तो बड़े ही प्राउड की एक फीलिंग है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि वो कोई हेजिटेशन है उसके अंदर या सोच के बता रहा है कि यार पता नहीं ये होगा या नहीं, है ना, वीकनेस की भी बात नहीं कर रहा। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो गए। फिफ्थ वन है प्रेजेंट्स अ की एलिमेंट ऑफ इंडियाज ग्रेटनेस बिफोर द हाइफन एंड मेक्स अ स्ट्रॉन्ग असर्शन अबाउट इट्स यूनिकनेस आफ्टर द हाइफन, सो यस
तो इसके अंदर 1, 3 एंड 5 ये जो हैं करेक्ट हैं, ठीक है, और 2 एंड 4 रॉन्ग है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे, देखो फिर से एक नया पोएटिक डिवाइस आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई सच में थोड़ी सी लैंग्वेज मुश्किल होने वाली है, क्योंकि इतने सारे पोएटिक डिवाइसेस पहले ही पोएम में इंट्रोड्यूस कर दिए। द पोएट यूजेस हाइपरबोली इन द पोएम। हाइपरबोली कहाँ होता है? हाइपरबोली होता है ऐसा फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रीम एक्सेजुरेशन टू हाईलाइट अ पॉइंट और क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट। ठीक है, ऐसी पोएम जो एक एक्सेजुरेशन ऑफ स्टेटमेंट, मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर बात करना। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि अरे यार मेरा बैग तो बहुत भारी है, ऐसा लगता है जैसे इसमें किसी ने लाखों ईंटें भर दी हूं। तो लाखों ईंटें भर दी हूं, मतलब एक बैग के अंदर लाखों ईंटें आना पॉसिबल नहीं है ना। मैंने इतना लंबा सांप देखा, मेरे घर से लेकर वो लास्ट वाले घर तक उसकी लेंथ थी। इतना लंबा सांप तो हो नहीं सकता ना। बस कहने का मतलब ये कि काफी लंबा था और उसको बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे। तो आपने ना देखा भी होगा, आपके आसपास कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनको फेंकने की आदत होती है। हम बोलते हैं अरे यार क्यों फेंक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वही तो होता ना, मेरे पापा के पास इतनी बड़ी गाड़ी है ना, मेरे पापा के पास ये है, बच्चे ऐसे कई बार करते हैं। तो दैट मीन्स कि जहां पर आपको लगे ना कि भाई फेंका जा रहा है, कुछ फेंक रहा है और हमें उसको संभालना पड़ रहा है कि यार ये ऐसे ही है ना, तो फालतू में ओवर स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसको हम कहते हैं हाइपरबोली। So hyperbole is a figure of speech that involves extreme exaggeration to highlight a point or create a dramatic effect. It is not meant to be taken literally, but it is used to make something sound more impressive or intense. ठीक है, मतलब लिटरली इसका मीनिंग वैसा नहीं होता, लेकिन इससे जो थोड़ा इंप्रेशन जमाने के लिए, बहुत बढ़िया इंप्रेशन बनाने के लिए उसको यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देख लो, माय लगेज वेज अ टन, कि मेरा बैग लगभग टन, मतलब उसके अंदर इतना वेट है, 1 टन। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, एक बैग के अंदर कहाँ टन, एक टन वेट आ जाएगा, तो नहीं ना। तो ऐसा इसीलिए यहाँ पर वो उसके कहने का मतलब ये है कि बैग उसका बहुत भारी है, तो इंप्रेशन बन रहा है कि हाँ सच में बहुत भारी है। शी वॉज सो हैप्पी दैट हर स्माइल वॉज अ माइल वाइड। उसकी स्माइल ऐसी थी, मील, 1 मील लंबी। ठीक है, 1 मील लंबी स्माइल कैसे हो सकती है? दैट मीन्स कि ब्रॉड तो है, बड़ी खुश थी, बड़ी सारी स्माइल की, लेकिन 1 माइल लंबी तो नहीं हो सकती ना। तो यहाँ पर क्या है? हाइपरबली है। ठीक है, आप देखना, आप सॉन्ग सुनते हो ना, बहुत सारे सॉन्ग्स में आपको हाइपरबली मिलेगा। ठीक है, जैसे अभी वो डोपामिन सॉन्ग आया है ना, उसमें देख लो, बोतलें अजूल दिए। अरे मतलब भाई क्या, इतनी भी क्या कोई ब्यूटीफुल हो सकता है ना। तो लेकिन उनको जो है इंप्रेशन बनाने के लिए हाइपरबली जो है उस सॉन्ग्स में उनको पोएटिक डिवाइस को यूज किया जाता है। क्लियर? उसके बाद देखो, द नेक्स्ट इज द पोएम इज एन ओड। ओड क्या होता है? ओड एक ऐसी डिस्क्रिप्टिव पोएम होती है जहां पर किसी चीज की प्रेज या उसको डिस्क्राइब किया जाता है। बहुत सारी ऑड्स हैं इंग्लिश में। ठीक है, जॉन कीट्स ने तो बहुत सारी ऑड्स लिखी हैं। जैसे एक पोएम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, उसके अंदर क्या है, एक ग्रेशियन अर्न है, उसको जो है मतलब एक्सप्लेन किया गया, डिस्क्राइब किया गया कि उसके ऊपर ये पिक्चर बनी हुई है, ऐसे बना हुआ है, वैसे बना हुआ है। तो ऐसे ही वहां पे जो डिस्क्राइब करता है, प्रेज करता है, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, जैसे ऑड ऑन नाइटिंगेल है, ऑड ऑन साइकी है, बहुत सारी ऑड्स हैं। एंड ऑड इज अ लिरिकल पोएम दैट एक्सप्रेसेस डीप एडमिरेशन, प्रेज और रिवरेंस फॉर अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, मे बी किसी पर्सन के बारे में बता रहा हो, मे बी किसी जैसे ऑड ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ है शायद, ऐसे करके मतलब बहुत सारी ऑड्स हैं, उसमें वो किसी पर्सन को डिस्क्राइब करेगा, किसी प्लेस को डिस्क्राइब करेगा। जैसे यहाँ पर भारत को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, उसके बाद कहता है इट इज ऑफन रिटन इन एलिवेटेड एंड फॉर्मल स्टाइल, सेलिब्रेटिंग द सब्जेक्ट विद एंथुसियाज्म एंड इमोशन, एंड ओड्स लैंग्वेज इज ऑफन ग्रैंड एंड एक्सप्रेसिव। ऑब्वियस सी बात है, किसी की प्रेज कर रहा है तो ग्रैंड और एक्सप्रेसिव तो होगी। एंड इट सीक्स टू हाईलाइट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज ऑफ दैट सब्जेक्ट। ठीक है, जिस भी चीज के बारे में बात कर रहा है उसकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज होंगी उसके बारे में बताएगा। मान लीजिए आप आपके सामने कोई पेंटिंग आ गई, अब आपको उस पेंटिंग के अंदर ऐसी ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो किसी एक आम इंसान को नहीं दिखती। ठीक है, तो आप उस पेंटिंग को बारे में समझाने के लिए उसके ऊपर एक ऑड लिख सकते हो, जिसके अंदर आप उस पेंटिंग को डिस्क्राइब करोगे कि उसमें ये है, वो है, कोई कलर उसकी चॉइस कैसी है,
ठीक है, क्या फीलिंग शो की जा रही है उस पेंटिंग के अंदर, आर्टिस्ट क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, ऑड ऑन दैट पेंटिंग। नाउ आइडेंटिफाई एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम दैट कॉरस्पॉन्ड टू इट्स बीइंग एंड ऑड। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भारत को एक्सप्लेन किया गया है, भारत की क्वालिटीज के लिए जो है काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए गए हैं, है ना। हिमवंत इज आर्स, माइटी एंड अनपैरेलल्ड, अनमैच्ड, ये जो वर्ड्स यूज किए गए इससे हमें पता चलता है कि ये जो पोएम है दिस इज एन ऑड। नेक्स्ट आता है द पोएट यूजेस अलूजन इन द पोएम। अलूजन इज अ लिटरेरी डिवाइस, अरे भाई सारे डिवाइसेस इसी में डाल दिए इन्होंने। अलूजन इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर अ राइटर मेक्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ वेल नोन पर्सन। अलूजन क्या होता है, एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जहां पर राइटर क्या करता है, एक इनडायरेक्टली एक चीज को रेफर करता है, मतलब बात किसी और चीज की करेगा लेकिन इनडायरेक्टली आपको एक चीज याद करवाएगा कि भाई वो चीज आप याद करो, उसके बारे में सोचो। ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, इवेंट, लिटरेरी वर्क, कल्चरल एलिमेंट विदाउट एक्सप्लिसिटली मेंशनिंग इट। एक्सप्लिसिटली मतलब बिना उसको मेंशन किए हुए, द रीडर इज एक्सपेक्टेड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द रेफरेंस बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज। ठीक है, पहले जो आपकी नॉलेज है उसके बेसिस पे आपको उसको पहचानना होता है, समझना होता है। allusion कैन कम फ्रॉम मैथोलॉजी, रिलीजन, लिटरेचर, हिस्ट्री और पॉपुलर कल्चर। ठीक है, जो allusions हैं वो कहाँ से आ सकते हैं, माइथोलॉजी से हो सकते हैं, रिलीजन से हो सकते हैं, लिटरेचर से हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, ही इज अ रियल आइंस्टाइन इन द मैथमेटिक्स क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वो बात तो किसी लड़के की कर रहा है लेकिन याद हमें आइंस्टाइन के बारे में करा रहा है। दिस alludes to Albert Einstein, meaning the student is very intelligent, especially in maths और science। ठीक है, अगर एक बच्चा बात तो स्टूडेंट की कर रहा है कि वो मैथ्स और साइंस में इंटेलिजेंट है लेकिन याद हमें क्या करा रहा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, तो ये allusion है। नाउ रीड द एक्सप्लेनेशंस एंड आइडेंटिफाई द मैचिंग allusions फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग। एन allusion to the ancient Indian scriptures that form the philosophical core and symbolize deep wisdom and enlightenment। तो यहाँ पे बताओ क्या हो सकता है, मुझे तो लगता है उपनिषद हो सकते हैं। ठीक है, याद हमें किसकी करा रहा है, उपनिषद की। एन allusion to the concept of spiritual knowledge associated with self realization and ultimate truth, that is ब्रह्म नॉलेज। ठीक है, जो सेकंड स्टैंजा में बोल रहा है ना, ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट हियर। An allusion to Gautam Buddha's teaching, which include compassion, non-violence, and enlightenment. This highlights India's role in shaping major religious and philosophical traditions। इसमें भी वही लग रहा है मेरे को तो, बुद्ध धम्मा, जो धम्मा की बात करता ना, बुद्धास धम्मा, तो वो हो सकता है। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि भाई इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको सिखा दी गई हैं, काफ़ी सारे पोइटिक डिवाइसेस आपको इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं, तो इतना आसान नहीं रहने वाला है। तो सीरियसली आप स्टार्टिंग से ही अपनी पोएम्स को अच्छे से सीख लीजिएगा ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे एकदम से भागना ना पड़े। और अभी हमारे लिए भी न्यू है, हमें भी इसमें बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो मैंने वीडियो बनाई, एटलीस्ट मुझे कुछ आइडिया हो गया कि मुझे क्लास में जाके भी ये पढ़ाना है। और 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो जाते ही स्टार्टिंग में इसी पोएम से करने वाली हूँ, और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हम बनाएंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। बाकी थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।